पुनः दे दूंगा। मैं आपको पूरा उत्तर दे रहा हूँ, पूरे संतुष्ट होंगे। माननीय मंत्री मैं जी, ये विषय संक्षेप में अध्यक्ष जी, देखिए। माननीय किशन पोल से आने वाले सदस्य के लिए ये पूछ रहे हैं कब दुकानों का आवंटन होगा, कब ये रिक्त स्थान पूरे भरे जाएंगे। 2020 से 24 तक, जब ये भी विधायक 23 तक रहे, इनके समय आवंटन समिति बनी ही नहीं। और हमारे पूरे राजस्थान में हमने समितियां बना दी है और सिर्फ जयपुर आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो ये मेरा मुझे इधर उधर की बात करनी नहीं है। आप अपनी कमी छुपाने के लिए आप पूछिए, बता रहा हूँ मैं आपको। जवाब सुनिए, उत्तर तो देखो जो मंत्री देगा सुन लेंगे। आपको कोई पूछना है, आपको दो पूछ लिया आपने। माननीय अध्यक्ष जी, हमने संक्षेप में दीजिए, किशन पोल का, प्रांत का मत दो। वो इतना बड़ा बोल रहे हैं तो नहीं, केवल किशन पोल का दे दो आप। 400 हमने सारी समितियों का गठन कर दिया गया राजस्थान में, सिर्फ जयपुर जिले की बाकी है और जयपुर जिले की भी जल्द समिति का गठन होकर किशन पोल में जितनी रुक दुकानें उनको भरेंगे और माननीय विधायकगण जो देंगे उनके भी हम बात का मान रखेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती सुशीला। अब हो गया इसमें गठित नहीं है, गठित कर दो। ये उनकी पूछ रहा है, नई की नहीं पूछ रहा, जो निरस्त की है उनकी पूछ रहा है। बोलिए अब आप इतने आता, दो पूरक आगे दोनों। श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, श्री संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 380। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्र जवाहर सागर बांध से कोटा बैराज तक चंबल नदी के किनारे से दोनों ओर 1 किलोमीटर तक स्थित है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, चंबल नदी में गंदा पानी गिरने पर अभयारण्य में जलीय जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से परीक्षण करवाया जा रहा है। उक्त परीक्षण की अंतरिम रिपोर्ट में गंदे पानी से जलीय जंतु पर प्रभाव के बारे में टिप्पणी निम्न अनुसार है। रिलीजिंग पॉल्यूटेड वाटर इनटू चंबल रिवर मे बी सीरियस implications of aquatic ecology of the नेशनल चंबल सेंचुरी। अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त होने भी अपेक्षित है। खंड 3, जी हाँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की सीमा में गिर रहे गंदे नालों के पानी रोकने हेतु आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण को दिनांक 28/5/2024 को पत्र लिखा गया है। प्रेषित पत्र की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 4, विभाग को इसके संबंध में कोई प्रस्ताव यूजर एजेंसी के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर अब चंबल नदी के किनारे 15 किलोमीटर दोनों तरफ बसा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने इस घनी आबादी क्षेत्र को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त करने के लिए कोई कार्रवाई की है? आपने क्या कोई कमेटी गठित की है जो सघन आबादी क्षेत्र को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त करने की कार्रवाई कर सकेगी? दूसरा मेरा प्रश्न ये है, जो आपने बिंदु संख्या 2 में बताया है कि ये आपने माना है कि चंबल नदी में गंदे नालों के गिरने से जल प्रदूषित हो रहा है तथा जलीय जीव जंतुओं की जैविकता पर भी गंभीर दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो वन विभाग इन गंदे नालों को रोकने के लिए क्या कोई योजना बनाई, और यदि बनाई तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या ना हुई? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घड़ियाल परियोजना को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है। एक्सपर्ट कमेटी के गठन के पश्चात प्रस्ताव आने पर परीक्षण करा करके सरकार द्वारा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मैंने इस प्रश्न के उत्तर में पहले भी बताया कि डीएफओ उप वन संरक्षक मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा द्वारा आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखा गया है, जिसमें इस चंबल नदी में शहर से आने वाले गंदे पानी और सीवरेज को लेकर के उचित कार्रवाई करने के लिए आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखा गया है। और नगर निगम से मैं भी माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से, सदन के माध्यम से निर्देशित करना चाहूँगा कि नगर निगम इसमें ठोस कदम उठाए और आने वाले समय में चंबल घड़ियाल परियोजना के अंदर जो भी पार्ट आता है उसमें सीवरेज का पानी या गंदा पानी नहीं जाए, उसके लिए उचित कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और मंत्री महोदय
बहुत सकारात्मकता के साथ एक सोच के साथ वन विभाग में काम कर रहे हैं, परंतु वन विभाग का इतिहास रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय के हर सकारात्मक काम को अटकाने का प्रयास अभी तक का रहा है, लंबित करने का प्रयास रहा है। इसमें 18 करोड़ रुपए 2023 में, ये मेरे पास पड़ा माननीय आप अध्यक्ष प्रश्न पूछो ना। ये 2023 में ये 18 करोड़ रुपए का एनटीपी माननीय अध्यक्ष महोदय एनटीपी क्लियर है। 2018 में ये एनटीपी क्लियर है जो वन विभाग के अधिकारियों ने जिसे स्वीकार किया है कि ये हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद भी वो मान भी रहे हैं कि गंदे नाले का पानी जो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषण कर रहा है चंबल नदी में, उसके बाद भी उस काम को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग के द्वारा 2023 से अभी तक नहीं दिया गया है। मैं माननीय वन मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि सदैव इसी प्रकार हमारा चंबल में जो पर्यटन विभाग से हमें सारी स्वीकृति हमें माननीय पर्यटन मंत्री हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने दिलवा दी, पर वो क्रूज संचालन भी आपने रोक रखा है। आपने आईफा में अभी परमिशन मांगी वहां पर वो करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, उसको लंबित कर दिया गया। हमारे गरड़िया महादेव जैसा मंदिर जो जिसमें वहां दर्शनों के लिए जाया जाता है, वो मंदिर पे भी रोक लगा रखी। 200 रुपए मंत्री महोदय, इस विषय में आप कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या कि वन विभाग सरलीकरण से जो लोकहित के काम है उनमें कोई अपना सकारात्मक रुख रखेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस गंदे पानी के दूर करने के लिए जिस बजट का आपने यहाँ सदन को अवगत कराया, उसको लेकर के मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि यूजर एजेंसी परिवेश पोर्टल पे जाए, उस पर आवेदन करे और जो भी आवेदन पत्र के दौरान जो भी कागज चाहिए आप उस पर आवेदन करें। निश्चित रूप से वन विभाग आगे बढ़ के उस पर अनुमति देगा। जिस गडेरिया महादेव का आपने जिक्र किया जो मुकुंदरा रिजर्व के अंदर आता है, जब मैं कोटा गया था तो आपने उसके बारे में अवगत कराया था। मैंने महाशिवरात्रि पर उसको सभी श्रद्धालुओं को खोलने के लिए जो वन विभाग को कहा था वो काम में आ रहा है, और आने वाले समय में ये समस्या कोई गडेरिया महादेव से संबंधित नहीं है। पूरे राजस्थान में जो धार्मिक स्थल है जो वन विभाग में आते हैं उनको भी हमारे श्रद्धालुगण, हम सब लोग भी चाहते हैं कि वो खिले, लेकिन वन विभाग की भी एक सीमा है, उनका एक नियम कायदा कानून है जो भारत सरकार से रिलेटेड है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, आप सभापति खुद रहे। मैं नहीं पूछूंगा तो ये होगा कि पूछा ही। बैठे नहीं। अमीन खान जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी की तबीयत, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत अच्छी है तो ही फिर मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा। तो आपने साहब जो परिशिष्ट एक लगाया है, मैं चाहूंगा एक बार मंत्री जी थोड़ा पढ़ के बता दे परिशिष्ट एक में क्या क्यों आप आपका प्रश्न आ रहा है श्री अमीन इसमें टीकाराम जूली। आप ये तो देखो साहब, ये तो आपकी दोनों की दोस्ती है। कौन से आदम के जमाने का ऑर्डर लगा दिए। आप अपना प्रश्न पूछ लो। प्रश्न संख्या 381। माननीय मंत्री जी, जवाब भी आ गया है। चलो जवाब आ गया था। मेरा सीधा सा सप्लीमेंट्री है कि क्या सरकार, हमारी सरकार ने जो गिग वर्कर कानून बनाया था उसके नियम कब तक लागू करने का विचार रखती है? सबसे पहला। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे सिर्फ घोषणाएं की थी, उसी घोषणा में इन्होंने गिग वर्कर्स के लिए कांग्रेस सरकार ने 2023-24 में 200 करोड़ रुपए से कोष बनाने की घोषणा की थी, जो सिर्फ चुनावी थी, लागू नहीं। मैं जवाब दे रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये जो जवाब पूछा वो टू द पॉइंट दो। अब जब गिग वर्कर्स का पूछा तो पता तो होना चाहिए। पहले का नहीं, आप तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। माननीय मंत्री जी, लंबा मत खींचो। मैं अध्यक्ष जी, प्रश्न का दो। He wants to put his own words in my mouth. That is not fair. I am giving him answer. What is the practical answer? You want to hear? You don't want to listen. I want to. पहले का इतिहास बताने की आवश्यकता। हाँ, और सरकार गिग वर्कर्स कानून के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के पास विचार में है और नियम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विचार में है। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि वर्तमान सरकार ने बजट घोषणा में 350 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, जो गिग वर्कर्स और संगठित वर्कर्स के लिए की है। ये भाजपा सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले वाला क्वेश्चन है, हमने 200 की घोषणा की, आपने 350 कर दी। हम लागू करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, जब हमने
गिग वर्कर कानून बना दिया पूरे देश के अंदर सबसे पहले, तो आप उसको कोई समय सीमा है क्या? उसकी समय सीमा है क्या? कब लागू कर देंगे? उसके बाद दूसरा पूछूंगा। समय बता दीजिए। देखिए, जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जन घोषणा पत्र में 58% जन घोषणा पत्र को लागू किया, और माननीय मंत्री जी पिछले बजट ये में किस तारीख को लागू करोगे? बता रहे हैं ये बता दो सीधा, ये पुराना अब तक ये बता दो कि इनके ये तो सब बता रहे हैं ना, नियम कब तक बनाएगी? नियम बता दो। तो फिर तो आप मेरे को बोलने का उत्तर ही नहीं है। फिर तो इस तरह का बता दो, बता दो, आई एम ऑलवेज गिविंग स्पेसिफिक आंसर, नॉट टेकिंग मोर देन 1 मिनट, दैट शुड बी गिवन लिबर्टी। 1 मिनट से ज्यादा लेता ही नहीं उसमें। और बात सही बात है, हमारी सरकार के हम नहीं कहेंगे, कब कहेंगे? यहाँ सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। हमारी सरकार ने 58% जन घोषणा पत्र को लागू किया, 73% बजट घोषणा को लागू किया, तो मुख्यमंत्री जी गिग वर्कर को भी जल्दी लागू कर असंगठित वर्करों के लिए योजना लागू करेंगे। अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, ताली जो बजा रहे हो ना, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हो ना, घोषणा पत्र में लेबर के लिए 4 घोषणा थी, एक भी लागू नहीं किया आज तक, एक भी। और आपका जो जवाब आया है ना, आपका जो जवाब आया माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अच्छा किया घोषणा पत्र का जिक्र कर दिया। खंड 1 में भी और खंड 3 में भी आपके घोषणा पत्र में घोषणा थी कि हम इनके लिए स्कीम लेके आएंगे, नहीं लेके आए। आपने खंड 2 में जो जवाब दिया है कि आपने ये ई पोर्टल पे सबका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं बोलता तो इनके लिए कोई स्कीम बना रहे हो क्या? और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट है, ये भी बता दो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, विद्वान नेता प्रतिपक्ष जो खुद भी इस मंत्री के रहे हुए हैं, पर हमने संकल्प पत्र में कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। पहला संख्या बता रहा हूं मैं आपको, इसमें संख्या टारगेट थी 2,26,89,152 और हमने 3 मार्च 2025 तक 1,45,75,855 64% हमने कर दी है। इसका टारगेट देश की 1/3 जनसंख्या है साहब, इसका टारगेट देश की 1/3 जनसंख्या है, ये टारगेट नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ये राजस्थान की संख्या तो इतनी है, राजस्थान के 2,64,00,000 से ज्यादा श्रमिक होंगे क्या 8 करोड़ की आबादी में? आप भी श्रम मंत्री रहे हो, उसमें हमने 1,45,00,000 कर दिए। और दूसरा आपका प्रश्न है कि भाई आप ये जो योजना में हमने करा उसमें हम कर रहे हैं। तीसरा हमने कहा कौशल प्रशिक्षण है, योजना दूसरा योजना, इनके लिए क्या योजना है? योजनाएं सरकार हमारे लगातार, जिस तरह आयुष्मान भारत में उनको एम्पैनल करके पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इन सब में, और पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जिसमें एक पे तो आप मना कर रहे हो, किसमें? आप प्रश्न पूछो ना। इन योजनाओं का साहब ये जो लिस्ट बता रहे हैं ना, ये किसी भी योजना के अंदर अधिकृत नहीं है, इनके लिए एक भी स्कीम नहीं है आज की तारीख में। एकमात्र स्कीम है तो गिग वर्कर में अगर आप इनको जोड़ेंगे तो इनके लिए स्कीम है, बाकी एक पैसे का फायदा नहीं है मजदूरों को। मैं जवाब आपको दे रहे मंत्री जी सक्षम है, मंत्री जी सक्षम है, उनको बता दो। माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इनको गिग वर्कर्स के साथ जोड़े, तो आपकी बात का माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में ले लिया, तभी तो 350 करोड़ का गिग वर्कर और असंगठित लोगों के साथ जाकर बजट में घोषणा करी है। अगला प्रश्न श्री रोहित बोरा। प्रश्न संख्या 382। माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया। जवाब आ गया। अब मेरे को ये बता दें कि आपके क्या नए मापदंड हैं, नए क्या पुराने मापदंड, जो भी आपके मापदंड हैं आंगनबाड़ी खोलने के, राजाखेड़ा क्षेत्र में आप कितने आंगनबाड़ी खोलेंगे, इन मापदंडों से आपकी क्या है, और क्या आपने ये मापदंडों से राजाखेड़ा में 5 जो आंगनबाड़ी खोली हैं वो उसी मापदंड पे खोली हैं? पहला प्रश्न मेरा ये। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगी, आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवन का निर्माण, ये जो मापदंड की बात कर रहे हैं, इसमें एक हमने जो परिवर्तित बजट था 2024-25 का, उसमें 5 आंगनबाड़ी केंद्र हर विधानसभा क्षेत्र में खोले थे, जिसमें से 994 तो खुल चुके हैं। और जो ये नहीं पूछा मैंने, आई एम आस्किंग आपके मापदंड क्या है? जी, नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के नॉर्म्स क्या है, ये आपने मुझे पूछा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी परियोजना के अंतर्गत 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से
1600 की आबादी पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 की आबादी पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र तथा इसके उपरांत 800 के गुणक में 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। जनजातीय, मरुस्थलीय, पहाड़ी, अन्य दुर्गम क्षेत्रों में 300 से 800 की आबादी पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। आपने राजाखेड़ा में इसी हिसाब से खोल दिए, पूरे खोल दिए कि राजाखेड़ा में आपने? जी हाँ, पूरे खोल दिए। आपके आर यू जो श्योर? पाँच- एक सेकंड, आर यू श्योर? सुनो सही, आप पूरे पूछो ना। वो कह रही है पूरे खोल दिए, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर? अपना पूरे पूछना, आप पूरे पूछना, आपको अनुमति दूंगा। हो गया आपका? मैंने अभी जो आपके पांच एक बार आप पांच बैठो, जो ये खड़े आपके हो। ये बैठो तो मैं आप बताऊं। खड़ो ना। 5 जो आपके हमारे बजट में जो 5 सैंक्शन हुए थे उन पे तो वो तो हमने खोल दिए। बाकी जो आपने ये मापदंड वाली बात है, इसका भी हमने भारत सरकार को भेजा है कि अन्य और हमको जो खोलने हैं आंगनबाड़ी केंद्र, वो हमने आगे भारत सरकार को भेजा है। बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी स्वीकृति आ जाए। एक लास्ट पूछो। आपने अपनी बजट घोषणाओं में, इसी से बात कर रहा हूं, आपने 2 बजट घोषणाएं करी थी आंगनबाड़ी में, आदर्श आंगनबाड़ी खोलने के लिए और नई आंगनबाड़ी खोलने के लिए, उनकी बिल्डिंग्स के लिए। आप ये बताएं कि आपने कितना कितना पैसा खर्च करा आदर्श आंगनबाड़ी पे और नए आंगनबाड़ी खोलने पे, लास्ट बजट का और इस बजट का? हाँ, इस बजट का, सॉरी अलग है। सॉरी, इस बजट का नहीं, लास्ट बजट का आप बता दें, 24-25 का। ठीक है, 24-25 का। हाँ मैम, गलती हो गई, उसमें क्या बात है, आप 24-25 का बता दें। 24-25 का पूछा हमने। मैं अभी जो माननीय सदस्य ने, माननीय अध्यक्ष जी जो प्रश्न पूछा है, वो आपके जो प्रश्न आपने पूछा था वो मूल प्रश्न से अलग है। मैं मूल प्रश्न से अलग नहीं है मैम, जानकारी एक सेकंड, मूल प्रश्न से अलग नहीं है, क्योंकि आपने एक भी पैसा खर्च नहीं करा है। आपने एक भी पैसा दिसंबर तक खर्च नहीं करा है। दोनों जो आपकी बजट घोषणाएं थी, आपने उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं करा बजट से रिलेटेड प्रश्न है। बजट से रिलेटेड? नो, इट इज नॉट बजट से रिलेटेड। जब मंत्री जी बोल रहे तो आप बैठो, जब आप बोलोगे, जब मंत्री बैठ जाए तो आप बोलो। हमारे जो 365 आंगनबाड़ी हैं, जिसमें से 2000 नवीन आंगनबाड़ी, 365 आदर्श आंगनबाड़ी हैं जो हमने अभी खोले हैं। मैम, मैंने क्या पूछा वो आप बताओ। आपने पूछा एक कितना सेकंड, बजट, आप या तो मेरे को सुन लें, एक सेकंड सुन लें, कितना बजट खर्च हुआ है। माननीय सदस्य जी, या तो मुझे प्रश्न का जवाब देने दीजिए या आप मेरी बात सुन लें। जो मेरा प्रश्न है, पहले पूरा प्रश्न पूछ लें, सुन लें मेरा पूरा प्रश्न, फिर उसका जवाब दे दें। मैंने सिर्फ आपसे यह पूछा कि लास्ट बजट में जो आपका प्रोविजन था आदर्श आंगनबाड़ी और नई आंगनबाड़ी खोलने का, जो आपका बजट था, उसमें से आपने कितना बजट यूटिलाइज कर लिया, आप सिर्फ ये बता दो। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की आईडी क्रमांक 162402241 दिनांक 28/11/2024 के क्रम में प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित करने हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 3/12/2024 को जारी कर दी गई तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन करने के संबंध में निदेशालय ICDS द्वारा पत्र दिनांक 21/1/2025 के माध्यम से 2000 आंगनबाड़ी केंद्र में आवश्यक सुविधाएं विकसित करने हेतु समस्त उप निदेशकों से रिपोर्ट चाही गई है, जिसके उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाएं विकसित करने हेतु आवश्यक बजट हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाई जा सके। अगला प्रश्न सर, आपका संरक्षण चाहिए। चेतन पटेल, हो गया, भिजवाइए, भिजवाइए। चेतन पटेल बोला ना, यही आपको क्या वित्त को भेज दिए और क्या जवाब आता है? जवाब यही आता है। आपने पूछा कितना बजे खर्चा, उन्होंने कहा विभाग को भेज दिए। चेतन पटेल, प्रश्न संख्या चेतन पटेल, अगला प्रश्न संख्या 383, प्रश्न संख्या 383।
मैंने इनको बहुत विस्तार से बताया कि अभी फाइनेंस में फाइल गई हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र खुल माननीय चुके मंत्री जी हैं। आपका जवाब हो गया। माननीय मंत्री देखिए, जी आप ही के पुराने जो हमारा वित्तीय भार आप छोड़ के गए थे माननीय मंत्री जी हर विभाग में वित्तीय भार माननीय इतना मंत्री जी माननीय आप बैराजो आपका हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोटा के संबंध सामुदायिक केंद्र सुल्तानपुर में भवन निर्माण वर्ष 2010 के समय में बिजली की वायरिंग की गई। खंड 2 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोटा के संबंध CHC सुल्तानपुर में भारी उपकरणों के लोड के कारण वायरिंग जलने की घटना नहीं हुई है, स्पार्किंग की घटनाएं हुई हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई हानि क्षति नहीं हुई है। चिकित्सालय के निवेदन पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत लोड बढ़ाया गया है। स्पार्किंग की घटनाओं से बचने के लिए वर्ष 2022 व 2023 में वायर का कार्य करवाया गया है। इनके माननीय सदस्य हमारे पूरे प्रश्न आने थे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो जवाब में इन्होंने बताया है कि 2010 में वायरिंग हुई थी और 2010 के बाद बहुत सारे उपकरण लग गए, AC लग गए, ऑक्सीजन प्लांट लग गए, और इन्होंने खुद ने बताया कि उन भारी उपकरणों की वजह से स्पार्किंग हुई है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो आपने बताया है कि लोड बढ़ाने के लिए आपने विभाग को बोला, लोड बढ़ाया गया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोड बढ़ाने के कारण ये हो सकता है जो बड़े उपकरण हैं बड़े अच्छे से चल रहे हो, समय पे चल रहे हो, पर जो लोड बढ़ेगा वो तो पुरानी वायर के ऊपर ही बढ़ेगा। वायर तो पुरानी 2010 की लगाई हुई है। उसके बाद क्या लोड बढ़ाने के बाद कभी स्पार्किंग की घटना नहीं हुई? स्पार्किंग की घटना हुई है। तो ये स्पार्किंग की घटना बड़ी घटना नहीं हो जाए इसकी वजह से, इस वजह से आप इतना सा बता दें कि आप पूरी की पूरी वायरिंग नई फिटिंग लगाने की आप विचार रखते हैं या नहीं रखते? छोटी मोटी वायरिंग रिपेयरिंग जो 2022-23 का आपने विवरण में दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेडिकल कॉलेज कोटा का आपने जो बोला गया है हमारा CHC इसके अधीन आता है। आपने पूछा वायरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, वहीं तक सीमित रहो। आप प्रश्न वही है, आपके कोटा वाला विषय नहीं है। आप 1 घंटा भाषण देते जाओ प्रश्नकाल में भी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि वायरिंग जो है सुल्तानपुर का ही बताइए। सुल्तानपुर की उसकी बात कर रहा हूं साहब। उन्होंने का ये पूछना है कि जो 2 हादसे हुए, पहली चीज ये 2 हादसे किसके कार्यकाल में हुए? आपकी सरकार थी जब हुए, और आप विधायक नहीं थे। आप क्या बोल रहे हैं? विधायक नहीं थे, आप विधायक नहीं थे, सदस्य, लेकिन मंत्री जी का उत्तर आने दो। जो है 2023 माननीय सदस्य यादत पड़िए बीच में, मंत्री का उत्तर सुनो फिर पूरा आप बताएंगे। महोदय, ये सीधा डोल रहे कि सरकार तो बड़ी कांग्रेस की थी, मैं विधायक नहीं था, लेकिन आप दिसंबर 2023 में विधायक बने और आप 1 साल से ज्यादा समय के बाद ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अगर आप मेरे पास आते और आप मुझे बोलते कि साहब ये समस्या है, हम उसका समाधान करते हैं। आप 1.25 साल नहीं, अध्यक्ष महोदय 1.25 साल तक सोते रहिए। अब आपको सुनिए साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सबसे पहले ये ओवरलोडिंग हुआ था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोविड के टाइम के अंदर ये ऑक्सीजन की जो मशीनें जो हैं, ऑक्सीजन प्लांट कमीशन किया था, जिसकी वजह से लोड बहुत हैवी पड़ा था। वायरिंग 2 बारी जल गई, 2 बारी रिपेयर भी कर लिया, लेकिन जनहित को देखते हुए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पहले तो हम लोड बढ़ाएंगे 25 किलोवाट का, और 3 महीने के अंदर वो पूरी वायरिंग बदल के उसको सुरक्षित कर देंगे आपके साथ। अगला प्रश्न हो गया ना, 3 महीने में बना देंगे भाई। और मेरा एक ऐतराज है माननीय मंत्री जी से, पूरक नहीं है तो बस फिर हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो आपके डिपार्टमेंट की मदद ही कर रहे हैं। वो आपके डिपार्टमेंट की पहले जिम्मेदारी है, विधायक की बाद में। चलो, आपने जो घोषणा की उसके लिए धन्यवाद है, पर ये कहना है कि कोई विधायक CHC भी जाके देखते नहीं है। 1.25 साल तक इन्होंने नहीं देखा, 1.25 साल तक कंप्लेन नहीं किया। विधायक की तरफ से कोई भी हमारे विभाग में कंप्लेंट नहीं है। मान बालकनाथ, 2 आपके उत्तर ही आ गया। मान बालकनाथ, श्रीचंद कृपलानी, प्रश्न संख्या 385। 3 महीने के अंदर पूरी वायरिंग चेंज करता है, कोई पूछे आपने? बात करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया मेरे को। चलो, वो कहते हैं उत्तर आ गया, तो बिराजो, माननीय मंत्री जी।
माननीय मंत्री जी, जब उन्होंने कहा उत्तर आ गया सदन में तो आप पूछो, टाइम पूरे हो जाएगा पूछो, साहब, टाइम। आपका तो हो ही जाता, जब यार आपका तो हो ही जाता। पूरे पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो उत्तर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में नंदी शाला हेतु कितनी संस्थाओं में कहाँ से आवेदन कर रखे हैं, उक्त आवेदन कब से किन कारणों से लंबित हैं, क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ की संस्थाओं के लंबित आवेदनों का निस्तारण कर जिले में अतिरिक्त नंदी शालाएं खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और आवेदन करने का मापदंड क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना में अन्य पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना हेतु 3 बार निविदाएं जिला गोपालन समिति द्वारा आमंत्रित की गई, परंतु 7 स्वीकृत आवेदनों में से 5 संस्थाओं के पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि नहीं होने के कारण आवेदन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला गोपालन समिति द्वारा निरस्त किए गए। और माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति डोंगला में श्री महावीर एलवा माँ गौशाला एवं विकास समिति डोंगला पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना वर्ष 2023-24 में की गई, परंतु संस्था द्वारा नियमानुसार अपने हिस्से का 10% कार्य पूर्ण करने के उपरांत राज्यांश की प्रथम किस्त 40% राशि 62.78 लाख रुपए का आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया है। साथ ही जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति कपासन में नगरपालिका कपासन के साथ में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना के लिए जिला गोपालन समिति द्वारा अनुबंध किया जा रहा है, और एक गौशाला अभी जैसे संचालित है, इसके लिए 62.78 लाख रुपए दिए कपासन के साथ में अनुबंध किया जा रहा है, और दूसरी जो पंचायत समितियाँ उनके साथ में भी अनुबंध करके किसी न किसी संस्था को तैयार करके उन वहाँ भी गौशाला खोलने के लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा कोई है? पूरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप कह रहे हैं कि 6 या 7 प्रस्ताव थे और उसमें से एक प्रस्ताव ही जिला कलेक्टर महोदय ने माना जमीन की इन वजह से, लेकिन जो आपने श्री महावीर एलवा माँ गौशाला एवं विकास समिति जो डूंगला है वहाँ भी बजट अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, नंबर 1। कपासन का भी बाकी है, नंबर 2। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि निम्बाड़ा और छोटी सहाड़ी या चित्तौड़ जिले और प्रतापगढ़ जिले में और कौन सी जगह है जिनके प्रस्ताव प्रतापगढ़ जिले में भी बाकी है, चित्तौड़गढ़ जिले में भी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मंत्री जी ने एक बात कही कि उनकी खुद की जमीन नहीं है। जैसे मैं निम्बाड़ा का आपको उदाहरण दूँ, नगर पालिका द्वारा गौशाला को संचालित किया जाता है, नगर पालिका की जमीन है, लाखों रुपए लगे हुए भी हैं, और नगर पालिका ने किसी संस्था को वो गौशाला चलाने के लिए दे रखा है, तो उसमें अपने को बजट देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो सरकारी ही है। उसके पास में चरनोट की जमीन पड़ी है, चरनोट की जमीन आप दे नहीं पाते, उसका भी कोई प्रावधान है क्या? दोनों बातों का जवाब। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सरकारी संस्था नगर पालिका या कोई अन्य सरकारी संस्था गौशाला संचालित करना चाहती है तो वो जो गोपालन ये गौशालाओं की जो आवेदन होता है जिला गोपालन समिति में, वो आवेदन कर ले, और उनके पास में सरकारी संस्थाओं के पास में पर्याप्त जमीन भी होती है, नहीं होती है, सरकारी संस्थाओं को चारागाह आवंटित करने का भी प्रावधान है, तो वो एक बार आवेदन वहाँ करवा लो, निश्चित रूप से वहाँ उसके लिए हम गौशाला खोलने के पूरे प्रयास करेंगे। बाकी जो आपने बताया ना महावीर एलवा माँ गौशाला, उनके लिए 62.78 लाख का राशि है, उनको जारी हो गई है और शीघ्र ही उनका काम भी शुरू हो जाएगा। और अन्य जितने भी जो पंचायत समितियाँ हैं, पूरे राजस्थान में भी पंचायत समिति स्तर की जो गौशाला खोलने की नंदीशाला खोलने की योजना है, जिला स्तर पर खोलने की योजना है, पंचायत स्तर पर भी खोलने की योजना है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोले, इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी तरह अनगढ़ बाबूजी की भी बाकी आपको ध्यान होगा, आपने घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, मेरा खाली इतना निवेदन है कि राजस्थान में इस तरह वैसे मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मंत्री बनने के बाद राजस्थान में काफी जगह अच्छा काम किया। अगला कांग्रेस से तो 5 साल में कुछ भी, अगला प्रश्न है, लेकिन इस तरह के पेंडिंग जो भी हो उसे जल्द। श्री विक्रम सिंह जाखल, प्रश्न संख्या 386। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम
1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21/7/2010 द्वारा संपूर्ण राज्य में दिनांक 1/8/2010 से प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन